हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये पर्यावरण का पार्ट है जो आप किसी भी राज्य की टेट एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और आपको मैंने पहले ब्रह्मांड की क्लास करवाई थी। आज हम तारे से संबंधित टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो तारे का टॉपिक पढ़ेंगे, तारों के पास क्या है, और हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बारे में देखेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको हर रोज़ नया टॉपिक करवाऊँगी और एक के बाद एक हम डेली क्लास लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तारे क्या है? स्टार्स। तो तारों के पास क्या होती है? अपनी ऊष्मा, प्रकाश होता है। तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। वे आकार में बड़े तथा गैसों से बने होते हैं। वे आकार में कैसे बड़े होते हैं और गैसों से बने होते हैं। तारे कैसे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं और ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है इनके पास। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों मुख्यतः हाइड्रोजन 70 से 90% व हीलियम 10 से 30% के बने होते हैं ना। तारों में क्या है? मुख्यतः हाइड्रोजन 70 से 90% व हीलियम 10 से 30% के बने होते हैं। तारों मंडल का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया। तारामंडल का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया। ब्रह्मांड के कुल 88 तारामंडल है। ब्रह्मांड में कुल कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है। इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। तो इनमें कौन सा सबसे बड़ा है? तो इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। टोटल कितने हैं? 88 तारामंडल है और हाइड्रा सबसे बड़ा है। और ओरियन तारामंडल को शिकारी कहा जाता है। किसको शिकारी कहा जाता है? तो ओरियन तारामंडल को शिकारी कहा जाता है। और ब्रह्मांड में कुल 88 तारामंडल है। इसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। तो ये मुख्य बिंदु है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगी, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉमेट शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। कॉमेट कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा। कॉमेट का मतलब क्या होता है? यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है लंबी पूंछ वाला तारा। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि लंबी पूंछ वाला तारा किसे कहते हैं? तो कॉमेट को कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न बन सकता है कि शिकारी तारा किसे कहते हैं? तो ओरियन तारामंडल को। और हाइड्रा तारामंडल में ब्रह्मांड में कुल कितने तारामंडल है? तो 88। इनमें से बड़ा कौन सा है? तो हाइड्रा है। और तारामंडलों का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया। और सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन 70 से 90% व हीलियम 10 से 30%। तो ये सब IMP है जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है। और आगे बढ़ते हैं। असीमेजर भी एक तारामंडल है। असीमेजर भी क्या है? एक तारामंडल है जिसे बिग बियर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बिग बियर कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल अर्सा मेजर का ही भाग है जिसे स्मॉल बियर कहा जाता है ना। अर्सा मेजर भी एक तारामंडल है जिसे बिग बियर कहते हैं। और सप्तऋषि तारामंडल क्या है? अर्सा मेजर का ही एक भाग है ना। तो सप्तऋषि किसका एक भाग है? तो सप्तऋषि तारामंडल किसका एक भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है। और अर्सा मेजर भी एक तारामंडल है जिसे क्या कहते हैं? बिग बियर। सप्तऋषि भी अर्सा मेजर का ही भाग है जिसे स्मॉल बियर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्मॉल बियर भी कहा जाता है। यह आसानी से पहचान में आने वाला तारामंडल है। ये क्या है? आसानी से पहचान में आने वाला तारामंडल है जो सप्तऋषि है। इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं और इसको स्मॉल बियर भी कहा जाता है। और अर्सा मेजर का एक भाग है ये। सप्तऋषि तारामंडल क्या है? अर्सा मेजर का ही भाग है। स्मॉल बियर कहते हैं और इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल है। ये हम बहुत IMP टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहे। अब अपने तारे के बारे में पढ़ लिया, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आप बने रहना मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है ना। ये क्या है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना
सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। तो सबसे बड़ा सौर परिवार का प्रश्न बन सकता है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? तो सूर्य, और सबसे ज़्यादा गैसों, गर्म गैसों से बना है ये, और यह सौरमंडल के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का मुख्य, सौरमंडल के लिए क्या है ये? ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। इसके बाद सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की दिखाई देने वाली चमकदार सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो सबसे चमकदार सतह है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं ना। सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो बाहरी भाग जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं कोरोना। और सूर्य के चमकदार सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, है ना। अब चंद्रमा की पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाने से सूर्य ग्रहण की स्थिति, जब चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाने से सूर्य ग्रहण की स्थिति, है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या? चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और सूर्य के प्रकाश मंडल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश मंडल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहते हैं ना। सूर्य के प्रकाश मंडल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहा जाता है। सौर ज्वाला के निकलने वाले स्थान पर दिखने वाले काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं ना। जब सौर ज्वाला के निकलने वाले स्थान पर दिखने वाले काले धब्बे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सौर कलंक। और सूर्य के चारों ओर ग्रह जिस मार्ग में घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं ना। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आईएमपी है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी बताना, और अच्छा लग रहा है तो भी बताना। मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगी। और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो आगे देखते हैं हम सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल, है ना। सौरमंडल का क्या है? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। सूर्य केंद्रीय सौरमंडल का सूर्य केंद्र में स्थित है ना। सौरमंडल का केंद्र में सूर्य स्थित है। ये किसने प्रस्तुत किया था? तो कोपरनिकस ने। और इसलिए कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है ना। आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य के केंद्र में है सौरमंडल के। ये किसने प्रस्तुत किया था? कोपरनिकस ने। जब सूर्य क्या होता है? चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना। जब तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तब क्या होता है? पूरी तरह क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। आगे देखते हैं ग्रहों के बारे में। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। ऐसे खगोलीय पिंड जिससे सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा जिनमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जिसमें स्वयं की क्या होती है? ऊष्मा भी नहीं होता है और प्रकाश भी नहीं होता है, वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की चमक का कारण सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। जब ग्रह को चमक मिलती है तो किसके? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से। और सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब सभी ग्रहों का निर्माण कब हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले। ग्रहों के संपूर्ण ऊष्मा व प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। ग्रहों को संपूर्ण ऊष्मा व प्रकाश की प्राप्ति कहाँ से होती है? सूर्य से। तो ग्रहों को प्रकाश कौन देता है? तो सूर्य। टोटल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। और जिसमें 8 ग्रह में आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, है ना। आंतरिक ग्रह मतलब जो अंदर है, और बाह्य मतलब जो बाहर है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो आंतरिक है। और बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, है ना, ये क्या है? बाह्य ग्रह के। इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह। और इसके बाद जब, है ना, ये एक और ग्रह था जिसको बोलते थे बोना ग्रह। ये ये 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, है ना।
2006 में किसमें क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया और ग्रहों की श्रेणी में से इसे हटा दिया गया। ग्रहों की जो श्रेणी थी पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और इसको हटा दिया, अब 8 ही ग्रह है, क्योंकि ये क्या करता था, अपनी परिक्रमा के दौरान दूसरे ग्रहों की परिक्रमा की रेखा को काटता था। ये अपनी परिक्रमा जब सूर्य की परिक्रमा करता था तो ये क्या करता था, दूसरे ग्रहों की परिक्रमा की रेखा को काटता था। और प्लूटो को क्या कहते थे, बौना ग्रह भी कहा जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया है ना ग्रहों की गिनती से। अंतरिक्ष ग्रह चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह कैसे बनते हैं, चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह कैसे, जो अंदर के ग्रह, ये ग्रह ये वाले, ये कैसे बने हैं, चट्टानों से बने हैं। जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच स्थित है, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है, वो चट्टानों से बने हैं। और जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल पाया जाता है। जो जोवियन ग्रह है, जो बाह्य ग्रह है, ये इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल पाया जाता है। और बहुत बड़े आकार के और सूर्य से बहुत दूर के ग्रहों को जोवियन ग्रह कहता है। बड़े आकार के ग्रहों को क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। और ये गैसों से बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल पाया जाता है इनमें। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह में कौन कौन आ गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये काय में है, ये चट्टानों से बने होते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह के अंदर साइड है, और जो क्षुद्र ग्रह के बाहर है उनको बोलेंगे जोवियन ग्रह। और इनमें हाइड्रोजन हीलियम से बना सघन वायुमंडल पाया जाता है ना। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान। जोवियन का अर्थ क्या होता है, बृहस्पति के समान। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना। सभी एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ कक्षा कहलाता है। जो दीर्घ वृत्ताकार पथ क्या कहलाता है, अपनी कक्षा ना। तो क्या कहा जाता है कि ग्रहों, सूर्य के चारों ओर क्या होती है, कक्षा होती है, उसमें क्या होते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। और शुक्र व वरुण ग्रह को छोड़कर, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं ना। शुक्र और अरुण पश्चिम से को छोड़कर, मतलब 8 में से शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ दिया। उसके बाद बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमते हैं ना। सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। बाकी शुक्र व अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ग्रहों का परिक्रमण काल देख लेते हैं हम, है ना। तो बुध के बारे में देखते हैं, जो सूर्य के सबसे निकट है। ये सबसे पहले बुध, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, तो बुध है। ये 88 दिन और 58.6 दिन है ना। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र 225 दिन और घूर्णन 243 दिन, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी 365.26 दिन है ना। पृथ्वी कितने दिन में, 365 और 26 दिन और 23 घंटे 56 मिनट है इसका घूर्णन, मतलब अपने अक्ष पे ये घूर्णन करती है 23 घंटे 56 मिनट। और ये इसका उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं, चंद्रमा को। मंगल 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और इसका घूर्णन काल, मतलब ये अपने अक्ष पे घूमता है 24 घंटे 27 मिनट। और इसके 2 उपग्रह है मंगल के। और बृहस्पति 11 वर्ष और 11 माह। बृहस्पति का परिक्रमण काल है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है 11 वर्ष और 11 महीने। और इसके अपने अक्ष पे 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूमता है ये। और इसके 95 उपग्रह है। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा 95 उपग्रह है। और शनि 29 वर्ष 5 माह है ना। शनि कितने सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष 5 माह में चक्कर लगाता है, एक चक्कर। और इसका अपने अक्ष पे 10 घंटे 40 मिनट और इसके उपग्रह है 146। यूरेनस के बारे में देखते हैं, तो ये 84 वर्ष में चक्कर लगाता है सूर्य के और इसका अपने अक्ष पे घूमता है ये 17 घंटे 14 मिनट। और इसके उपग्रह है 27। नेपच्यून 164 वर्ष और अपने अक्ष पे 16 घंटे 7 मिनट और इसके 14 उपग्रह है ना। तो ये मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, है ना। और इसके आगे की क्लास हम कल देखेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करना। और कोई मतलब आप क्या, आपकी तरफ से कुछ हो तो और बताना कि मैं कैसे क्या करूं, है ना।